नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंदवंश। ठीक है, नंदवंश का दोस्तों समय काल है 344 ईसा पूर्व से 324 या 23 ईसा पूर्व तक जो है नंदवंश का काल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है 9 राजा हुए जिनको नवनंद कहा गया है। महाबोधि वंश में इनके नाम इस तरह मिलते हैं। पहला उग्रसेन, दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठवां गोविषाणक, सातवां दस सिद्धक, आठवां कैवर, नौवां धन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सीरियल अपना याद रखिएगा क्योंकि नेट जैसे कि नेट एग्जाम में पूछ चुका है, इसको जो है आगे पीछे करके रखा था सीरियल से लिखने के लिए, उसमें टिक लगाना था। ठीक है ना, तो आप जो है सीरियल इसका ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 9 तक। पहला आपका उग्रसेन है जो महापद्मनंद है और उसका दूसरा नाम उग्रसेन है, और धन है लास्ट वाला 9 जो कि आपका धनानंद है, अंतिम राजा नंदवंश का। ठीक है, मुद्रा राक्षस में जो है नंदवंश को जैन मतानुयायी बताया गया है। ठीक है, और नंदवंश के काल में आपके जो वर्ष, उपवर्ष, वर्षाची, कात्यायन इत्यादि जो विद्वान थे वो नंदवंश के काल में पैदा हुए थे। चलिए अब देखिए नंदवंश के संस्थापक कौन है। नंदवंश का संस्थापक जो है ये है महापद्म नंद। ठीक है, ये नंदवंश के आपके संस्थापक हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो शिशुनाग वंश का कालाशोक था उसकी जो है राजधानी के समीप ही जो है टहलते हुए हत्या कर दी जाती है, गर्दन में छुरा भोग के। आपने पीछे पढ़ा भी है ना। तो वो हत्या करने वाला और कोई नहीं था, वो था आपका महापद्म नंद। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला जो है मगध का शासक यही होता है, महापद्मनंद, जो कि नंदवंश का जो है संस्थापक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कुछ आप देख लीजिए ग्रंथों में इसके क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि आप देखिए, चाहे आपके भारतीय साक्ष्य हो चाहे विदेशी साक्ष्य हो, दोनों जो है इसको निम्न कुल का बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आप देखिए विष्णु पुराण में महानंदी के पुत्र और शूद्र स्त्री से उत्पन्न बताया गया है। जैन लेखक इनको नाई का पुत्र और वैश्या की जो है वैश्या स्त्री का पुत्र बताते हैं महापद्मनंद को। और महाबोधि वंश में इसका नाम उग्रसेन मिलता है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे अभी पढ़ा सारे नाम 1 से लेकर 9 तक। आगे देखिए इनके जो अब और उदाहरण जैसे कि कर्टियस और डियोडोरस थे, ये भी जो है जो यूनानी लेखक थे, इनके से भी कुछ जैसे इन्होंने कहा कि जो महापद्मनंद था ये जो है बड़ा ही बलवान था, बहुत ही सुंदर था, और ये जो है इसकी वजह से रानी का प्रेम जो है पात्र बन जाता है, और जो है रानी ने हत्या कर देता है। जो वृद्ध राजा होता है, रानी उसकी हत्या कर देती है राजा की, और जो है ये राजा बन बैठता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया। अच्छा आगे देखिए, इसका जो है इसकी जो उपाधि है वो है सर्वछत्रांतक और भार्गव। ठीक है, अच्छा ये जो है सर्वछत्रांतक मतलब जो क्षत्रियों को विनाश करने वाला, सभी क्षत्रियों को विनाश करने वाला। भार्गव यानी परशुराम का जो है दूसरा नाम है। ठीक है, अब इसकी विजय आप देखिए। विजय दोस्तों मैंने थंबनेल पे भी मैप दे रखा है दोस्तों, उसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये विजय आपको वहाँ पे दिखेंगी। तो विजय कौन कौन से हैं देखिए, इक्ष्वाकु, पांचाल, काशेर, हयहर, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वीतिहोत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस विशाल, जैसा कि आपने पीछे भी देख चुके हैं कि जैसे बिंबिसार ने जो जीता है ना,
और अजातशत्रु ने उसको मिले ही थे, साथ साथ ये भी जो है विजय करता है, तो उसकी विशाल साम्राज्य की जो है स्थापना हो जाती है। और इसी को जो है इतने बड़े विशाल साम्राज्य जब उसके पास प्राप्त हो जाते हैं तो उसको उपाधि वो ग्रहण करता है, एक छत्र या एक राट की उपाधि। ठीक है, तो इतनी बड़ी विशाल साम्राज्य उसके पास होने की वजह से ये उपाधि वो धारण करता है। और सर्वक्षत्रांतक, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। भार्गव यानी दूसरा परशुराम, क्योंकि ये सब देखिए क्षत्रिय राज्य ही थे। ठीक है, इस पे जो है इन्होंने इसको जीता और उन्मूलित कर दिया इन राज्यों को। प्रथम मंत्री इसका जो है महापद्मनंद का होता है कल्पक। ठीक है, कल्पक और जो है प्रथम मंत्री होता है महापद्मनंद का। इसकी ही सहायता से जो है ये क्षत्रियों का विनाश करता है। और नाम के विषय में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए महापदम जो है, ठीक है, ये पुराणों में महापदम नाम मिलता है। ठीक है, और उग्रसेन, जैसा कि आपने पढ़ा, उग्रसेन नाम ये आपका महाबोधि वंश में मिलता है। ठीक है, महापदम, उग्रसेन, ये सारे आपके महापदम नंद का नाम ही है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद इसके मित्र होते हैं, ये हैं व्याकरणाचार्य, पाणिनि। ठीक है, जो महापद्मनंद के मित्र हैं। अच्छा, अब इसकी विजय में आगे देखिए, खारवेल की हाथी गुम्फा लेख से महापद्मनंद द्वारा पहली बार कलिंग विजय का साक्ष्य मिलता है, जिसमें जो है पता लगता है जिससे कि जिनासेन की प्रतिमा जो है, जो जैन मूर्ति थी, उसको उठा लाता है और कलिंग में नहर का निर्माण करता है। ये हमें जो है खारवेल के हाथी गुफा लेख से पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया महापद्मनंद। अब आगे आप देखिए धननंद के बारे में। इसके जैसा कि आपने देखा कि अभी आपने यहाँ नाम पढ़ा 1 से लेके 9 तक, उग्रसेन के 8 लड़के होते हैं। ये देखिए पंडुक, पंडुगति, भूतपाल। उग्रसेन महापद्मनंद है। ठीक है, और उसके बाद जो ये 8 नाम लिखे हुए हैं वो उसके उग्रसेन के लड़के हैं, जैसे पंडु, पंडुगति, भूतपाल, राजपाल, गोविशाणक, दस सिद्धक, कैवर्त और धन। तो दोस्तों जो इनके लड़के हैं उनके बारे में कोई विशेष हमें जो है जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जानकारी का अभाव है, साक्ष्य उतने अच्छे हमें नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसका अंतिम जो है हमें पता लगता है कि अंतिम राजा जो है नंदवंश का धननंद होता है। घनानंद, धननंद कहिए, घनानंद कहिए, धनानंद कहिए, एक ही बात है, एक ही नाम है। अच्छा, ये देखिए ये सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, और यूनानी लेखकों ने इसका नाम जो है अग्रमीज कहा है। अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र। ठीक है, और यूनानी लेखकों ने इसके पास असीम सेना और अतुल संपत्ति जो है बताई है। जैसा कि आप देखिए कर्टियस ने कहा है कि 20,000 अश्वारोही इसके पास थे। ठीक है, और 2 लाख पैदल सेना थी, 2,000 रथ थे, 3,000 हाथी थी। ठीक है, इतनी विशाल सेना इसके पास थी। जैसा कि आपने सिकंदर के आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से ही मना कर देती है। तो उसमें इसकी उस समय धनानंद ही था, धनानंद ही शासक था। उसकी विशाल सेना से भी जो है सिकंदर की सेना भयभीत हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो देखिए मंत्री थे वो ज़्यादातर जो है जैन मंत्री थे। ठीक है, जैन अमात्य। अब जैसे आप देखिए जैन अमात्य शाक्टाल और स्थूलभद्र, ये भी महत्वपूर्ण हैं इसके मंत्री, और ये जैन थे। ठीक है, सेनापति भत्साल था इसका।
धनानंद जो था वो बहुत ही लोभी था और बड़ा ही जो है जनता को कष्ट दे करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। 80 करोड़ इसने जो है एक गुफा में जो है गंगा के नीचे जो है एक गुफा में 80 करोड़ जो है स्वर्ण मुद्राएं जो है उसको दबा के रखा हुआ था, है ना, गुफा बना करके गुफा के रास्ते उसको जो है वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था। तो ये जो है इसकी जो छवि थी प्रजा में वो बहुत ही खराब थी। ये जनता से जो है बहुत ही ज़बरदस्ती और कर वसूलता था और ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ों पे कर लगा रखा था। कर लेने के बाद भी फिर दोबारा कर तिबारा कर जो है लेता था और तो इससे जो है जनता बहुत ही दुखी थी और वो जो है इस शासन सत्ता से इससे जो है मुक्ति पाना चाह रही थी इस राजा से। अच्छा, एक बार जो है चाणक्य को इसने अपने अभिमान दंभ में जो है अपमानित करता है, तो उसी समय जो है चाणक्य प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जो है नंद वंश का जो है समूल जो है उसके वंश सहित जो है अंत कर दूंगा। ठीक है, तो चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के इस जो है नंद वंश की सत्ता को अंत कर दिया जाता है। धनानंद के दोस्तों जो है अंत के समय में जो है अंत का कई कहानियाँ मिलती हैं। कुछ कहानियों में तो मिलता है कि धनानंद को जो है चंद्रगुप्त की सेना जो है हमला करती है और जो है विजय प्राप्त करने के बाद धनानंद की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद कुछ जो है आप किताबों में मिलेगा कि जो है धनानंद को चाणक्य द्वारा कहा जाता है कि आप जो है एक रथ में जितना सोना हो सके आप भर करके आप अपने परिवार सहित निकल जाइए। ठीक है, तो जो है धनानंद एक रथ में जितना सोना आ सकता था भर के अपने परिवार सहित जो है मगध जो है पाटलिपुत्र को छोड़ के अज्ञात चला जाता है और फिर वहीं जो है जंगल में उसकी अज्ञात स्थान पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका जो है नंद वंश के बारे में जानकारी। दोस्तों और भी अगर आपको कुछ सवाल होंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम उसका जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो है नंद वंश के बाद मौर्य वंश जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, मौर्य वंश। ठीक है, उसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।